हाँ आंटी, आंटी कल अन्नपूर्णा दी ने पूछा था ना कि जैसे मैं कान में बोलूं धीरे धीरे तो भी भाषा वर्गणा की पुद्गल संख्यात असंख्यात योजन। आंटी कभी जब हम काउसर या ऐसे कुछ करते हैं ना जिसमें मन में ही बोलते हैं, छोड़ते नहीं हम पुद्गल बाहर, तो वो वाले भाषा वर्गणा की पुद्गल निकलते हैं या नहीं? हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ आंटी, जैसे मन में मान लो काउसक कर रहे हैं लोगस का या किसी का भी, तो मुंह से नहीं निकाले लेकिन मन में अपन पूरा बोलते हैं ना वो, मतलब अंदर ही अंदर। आ, वो भाषा ही गिनी जा रही है तो पुद्गलों को ले। अब वो भी वर्गना, वो भी पुत्कल बाहर भगवान तक निकलेगी। भगवान तो यही कह रहे हैं, संख्या योजन से कम बताए नहीं है। नहीं, मुंह नहीं खोला अपन ने, अंदर ही। भले ही नहीं खोला, उच्चारण हो रहा है ना मन में, तो हाँ, भाषा को तो वो भी मतलब संख्या असंख्य योजन तक जाएंगे। संख्या योजन छोटा है तो असंख्य तो थोड़ा तीव्रता से बोलो तो होगा। ठीक है आंटी, मेरा हो गया, और कोई क्वेश्चंस भी नहीं है आंटी, रीडिंग स्टार्ट कर दें? रीडिंग स्टार्ट कर। हाँ, कांता आंटी आप रीडिंग कर हाँ। दीजिए। प्रश्न 7193, क्या पर्याप्त जीवों की प्रवृत्ति सभी आत्म प्रदेशों पर समान होती है? उत्तर नहीं। यद्यपि वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से सभी आत्म प्रदेशों पर वीर्य समान होता है, किंतु जो आत्म प्रदेश कार्य के निकट होते हैं उन पर वीर्य अधिक होता है, और जो आत्म प्रदेश जितने अंशों में दूर होते हैं उन पर क्रमशः वीर्यहीन हीनतर होता है। जैसे घड़ा उठाते समय संपूर्ण आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, किंतु हाथ पर सबसे अधिक। कर्म प्रकृति बंधन कर्म। समझे नहीं भाभी जी हम इसको अभी तक? इसमें है कि आत्म क्षोभम सभी आत्म प्रदेशों पर है, तो क्या संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर एक समान रहता है? जैसे शरीर के हलन चलन आदि क्रिया आत्म प्रदेश भी हिलते हैं, तो अगर कोई चीज ये उठा रहे हैं पेन, तो यहाँ प्रवृत्ति अधिक है, पाँव में इस समय प्रवृत्ति कम है ना, वो बता रहे हैं। सभी आत्म प्रदेशों पर समान नहीं होता, जो भी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, यहाँ हाथ हिला रही हूँ तो यहाँ प्रवृत्ति अधिक है, तेजी से दौड़ रही हूँ हाथ बांध दे तो पाँव में प्रवृत्ति अधिक है, आत्म प्रदेशों का हलन चलन जहाँ वहां अधिक होगा। प्रश्न 7194, अपर्याप्त जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट योग कब होता है? उत्तर उत्पत्ति के प्रथम समय में जघन्य योग होता है, दूसरे समय से एक समय कम शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक प्रति समय योग में असंख्य गुना वृद्धि होती है। तदंतर प्रति समय योग में असंख्य गुना वृद्धि नहीं होती है। अतः शरीर प्राप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था में परिणामों की भिन्नता के कारण किसी भी समय अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग हो सकता है। पंच भाषा 6, पंच संग्रह भाग 6 परिशिष्ट 4, पूरा नाम लिख लो। पंच संग्रह भाग 6 परिशिष्ट परिशिष्ट पूरा 4। प्रश्न 7195, अपर्याप्त जीवों के शरीर प्राप्ति पूर्ण होने तक प्रति समय असंख्य गुना योग की वृद्धि होती है। असंख्य गुना का मापदंड क्या है? उत्तर प्रथम समय के योग स्थान में सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम के असंख्यतम भाग का गुणा करने से जो योग स्थान आता है वह दूसरे समय का योग स्थान होता है। इसी प्रकार अपर्याप्त जीवों के शरीर प्राप्ति पूर्ण न होने तक योग स्थान की वृद्धि होती है। समुदाय समूह को स्थान कहते हैं। पंच संग्रह भाग 6 परिशिष्ट 4। इसमें कह रहे हैं कि भाई कितना हो रहा है, इसमें अपर्याप्त जीवों के प्रति समय असंख्यात गुणा हो रही है, तो वो असंख्य गुणा कितना है बता रहे हैं कि प्रथम समय का जो योग स्थान है, योग का समूह है, सभी आत्म प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है,
अभी बोल रही हूँ, समझ लो गला हिल रहा है तो यहाँ ज्यादा प्रवृत्ति है, इस जगह कंधे में कम प्रवृत्ति हो रही है, सभी को मिला लो। स्थान शब्द का अर्थ है समूह, उसको सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम, क्षेत्र पल्योपम का वर्णन पहले आ चुका है ना, अभी सब कोई प्रश्न संख्या निकालना। सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का असंख्यतम भाग से गुणा करो तो जो योग स्थान आएगा वो दूसरे समय होगा, ये प्रमाण बताया गया। हुआ क्लियर? जैसे असत कल्पना से पहले समय का योग स्थान 100 है, उसको क्षेत्र पल्योपम निकालो, सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम अनंत है, अपन असत कल्पना से 1 करोड़ मान ले, उसका असंख्यतम भाग 1000 मान ले, 100 को 1000 से गुणा किए तो कितना आया? 1 लाख। 1 लाख। तो दूसरे समय में 1 लाख योग स्थान होंगे। संख्या कितनी हो गई? असंख्य गुणा हुई, इसका मापदंड इतना है। ये जो हलन चलन करते हैं उसकी क्रिया से उसके हलन योगों की प्रवृत्ति हो गई। योगों की प्रवृत्ति है, योगों की प्रवृत्ति कितनी हो रही है? पहले समय में भगवान बोल रहे हैं, दूसरे समय में उससे असंख्य गुणा, तो असंख्य गुणा कितना समझे? असंख्य गुणा भी बहुत बड़ी राशि होती है, असंख्य प्रकार का है, तो उसका नाप बताया गया है कि जो क्षेत्र पल्योपम निकालो। प्रश्न सब कोई सेकंड भाग से। आंटी क्वेश्चन नंबर 3955 पेज नंबर। तबियत ठीक पेज नहीं नंबर है? 193। तबियत ठीक नहीं है फिर भी आ गए, वेरी गुड। आंटी मैं लेटे लेटे कर रही थी आंटी आज। ये पढ़ दीजिए कांता भाई, 3955 और 56 57 तीनों पढ़ दीजिए। सब कोई खोल लीजिए भाग 2 में पेज 193। 3955 पेज नंबर 193। क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई एक जीव भ्रमण करता हुआ लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर क्रमशः मरण को प्राप्त करे, अक्रम से नहीं, उतने काल के क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं, उतने काल को। प्रश्न नंबर 3956, क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कोई जीव 8 प्रादेशिक रूचक के किसी एक प्रदेश पर मरे, फिर दूसरी बार उसके पास के प्रदेश पर मरे, इस प्रकार क्रम से लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर मरण को प्राप्त करे। तीसरा, अनंत काल बीत जाने पर भी जब विवक्षित आकाश प्रदेश के अनंतर निकटतम प्रदेश पर मरे, वही गणना में लिया जाता है। चौथा, आगे पीछे के आकाश प्रदेश पर मरे, उससे गिनती में नहीं लिया जाता है, उतने काल को क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। आपको याद है ना क्या है ये? आंटी हाँ, असाधना के लिए क्षमा। आंटी किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज दिया है कि यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का है, सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन नहीं। हाँ तो ठीक की बात है, ये पुद्गल परावर्तन समझ गए। अब कितने पुद्गल परावर्तन होंगे? असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी होगी, उतने में एक सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन होगा। सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम है ना शब्द? हाँ हाँ पल्योपम, ठीक है। तो सही बात है, ठीक बोल रहे, मुझे पुद्गल परावर्तन ध्यान रह गया। कोई बात नहीं, पुद्गल परावर्तन है वैसा एक पल्योपम है क्षेत्र पल्योपम, ये निकलेगा क्षेत्र पल्योपम, इसका एक असंख्यतम भाग से गुणा करना है। पढ़ो आंटी एक सेकंड, आंटी कल श्वेता दी ने बोला था कि करेक्शन है क्या आंटी इसमें, उत्पत्ति या इसमें भाव के? तो मेरे पास पुरानी भगवती की देख रहे हैं, उसमें तो 2 समय अनाहरक में जगन ये योग बता रहे हैं। मुझे वही ध्यान था कि पहले वही पढ़ रहे थे, फिर ये कटाया गया था उपाध्याय प्रवर और ने, जो पुरानी अपने ही संघ की भगवती सूत्र है, उसमें यही बात लिखी हुई है कि दूसरे 2 वक्र गति से आए हुए में असंख्यात गुणा यूनादिक का जो किया हुआ, एक बार महाराजा से बात करके फिर करेक्शन करेंगे, रहने दो इसको। तो और आंटी मुझे इसमें ही डाउट है, इस साल आगम अभी जो आगम स्तोत्र मंजूषा है उसमें ये पूरी टिप्पण आई नहीं है। जी हाँ, आंटी। आंटी मुझे ये समझ नहीं आया कुछ भी, क्योंकि इसमें बोला है कि शरीर पर्याप्ति से पहले तो असंख्य गुणा वृद्धि, उसके बाद असंख्य गुणा वृद्धि नहीं होती है 7194, तो ये मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। परिणाम भिन्न है। मान लो कि तुम जब उत्पन्न हुई शरीर पर्याप्ति तक तो हर जीव की असंख्य गुणा वृद्धि हो रही है,
असंख्य गुणा में कितना लिया है, एक पल्योपम के असंख्यतम भाग से गुणा करते जाओ, उतना असंख्य गुणा हुआ। और उसके बाद में असंख्य गुणा वृद्धि नहीं होती, निरंतर असंख्य गुणा नहीं है। अगर परिणाम उनके है, भिन्नता होती है, कोई की ज्यादा होती है, कोई की कम होती है। पल्योपम के असंख्यतम भाग से गुणा करे, कोई की कम राशि से गुणा करो, तो योग स्थान कम हो जाएगा ना उनका। जीव के अब जैसे सब जीवों के शरीर पर्याप्ति तक तो असंख्य गुणा ही रहती है, ये फिक्स्ड है मतलब। उसके बाद में परिणामों पर निर्भर करता है। किसी का उत्कृष्ट योग तीव्र कषाय हो या तीव्र जो भी परिणाम हो अपर्याप्त अवस्था में भी, तो उसका उस समय उत्कृष्ट हो गया। मान लो कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के 5वें समय में मेरा उत्कृष्ट योग हो गया, हो सकता है तुम्हारा उस समय नहीं रहा हो, तुम 50वें समय में तुम्हारा उत्कृष्ट योग आया, कषाय आदि के परिणाम या जो भी उत्कृष्ट योग आया उस समय आया, तो भिन्न हो गया ना उत्कृष्ट योग। हर हाँ। जीव का समान नहीं कहा जा सकता है अपर्याप्त अवस्था में। लेकिन आंटी आहार और शरीर में तो समय बहुत सूक्ष्म बचा है ना, उतने बहुत है आहार पर्याप्ति पहली तो पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, सेकंड शरीर पर्याप्ति है ना। पर्याप्ति का काल सबसे बड़ा है हाँ हाँ। शरीर की पर्याप्ति बांधने में। उसके बाद में क्रमशः, ऐसे तो सबसे बड़ा मन पर्याप्ति का, लेकिन उसके बाद में अंतर मुहूर्त बाद फिर अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण हो रही, तो भी शरीर पर्याप्ति का काल बड़ा है, तब तक असंख्य गुणा है। लेकिन इसमें बोलते हैं जैसे उत्पत्ति के प्रथम समय में और फिर दूसरे समय से एक समय कम। हाँ, तो दूसरे प्रथम समय में जगन्य योग होता है, ये फिर 5 दूसरे समय। समय एक समय कितना सूक्ष्म है। हाँ, भगवान तो एक समय की भी बात करते ही है ना, कितनी जगह समय, एक समय जो अपन पलक झपकाए असंख्य समय बीत गए, उसमें से एक समय आके जीव उत्पन्न हुआ। अभी नया आ रहा है कि अनाहरक अवस्था में जगन्य योग होगा। जीव अनाहरक अगर आ रहा है तो जगन्य योग है। पुराना लिखा हुआ है, वो कटा दिया गया था कि 2 समय अनाहरक रहता है तो दूसरे समय में जगन्य योग होता है। जो भी निकलेगा खोज से निश्चित आएगा, वो यहाँ एक शब्द बदल देंगे, तो उस समय तो जगन्य योग हो गया। कोई भी जीव आया, आप आए, उत्पत्ति के समय अनारक रहे, आपका योग मंद, आहार नहीं मिला, तो शक्ति कम है, तपस्या करते हैं, शक्ति क्षीण लगती है ना, शरीर में उतनी नहीं लगती है स्फूर्ति शक्ति आदि, तो पहले समय में तो जगन्य हो गया। और उसके बाद में दूसरे समय से लेकर ये 10वें समय में शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, तब तक प्रति समय असंख्य गुना वृद्धि हो रही है योग के। लेकिन दूसरे समय से एक समय कम, तो क्या मतलब हुआ? दूसरे समय में भी एक समय कम। शरीर पर्याप्ति फिर फिक्स हो गई, शरीर पर्याप्ति से एक समय कम तक ही असंख्य गुना वृद्धि है, बस उसके बाद स्टॉप हो गई असंख्य गुना वृद्धि। फिर अपने अपने परिणामों पर निर्भर कर रहा है जीव के, तो भिन्नता आ गई ना। बाकी देख लो, दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति असत कल्पना से 25 समय मान लो, तो एक समय छोड़ दो और 25वां समय छोड़ दो, तो 2 से लेकर 24 समय तक हर जीव के असंख्य गुना वृद्धि है। और 25वें समय से लेकर 50वां समय मान लो, अंतिम समझ लो 50 या 40 जो भी मानो, तब तक सबकी भिन्न है, उनके आत्म परिणामों पर निर्भर करती है। और आंटी शरीर पर्याप्ति का टाइम सबके लिए फिक्स है, सब जीवों के, या वो भी अलग अलग है? ऋषि का कहना है इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहना चाहिए, कुछ उपलब्ध नहीं है अभी। अच्छा, ये फिक्स। संतोषजनक उत्तर अभी किसी भी आगमों में ग्रंथों में मिल नहीं रहा। कई एक जगह मिल भी रहा है शरीर पर्याप्ति का इतना, इसका इतना, लेकिन नहीं मान रहे, प्रामाणिक नहीं है वो। तो मतलब आंटी सब जीवों की फिक्स नहीं है टाइम, लेकिन जब तक वो अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते तब तक असंख्य गुना वृद्धि होती रहती है। फिक्स नहीं है ये भी अपन नहीं कह सकते हैं। अच्छा, फिक्स है या नहीं हम नहीं जानते हैं, हमारे पास अभी वो उपदेश उपलब्ध नहीं है भगवान महावीर का। आंटी डाउट्स है, ले लूं क्या? बहुत सारे हैं। तो पहले के थे ना। प्रमिला जी। हाँ, प्रणाम भाई। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन 7175 इसके अंदर जो लिखा है कि श्री भगवती सूत्र शतक 12 उद्देश्यक 8 में लेशाओं को अष्ट स्पर्शी कहा है, तो प्रथम 3 लेशाओं के पुद्गलों को श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 17 में सिर्फ शीत और वृक्ष स्पर्श वाला क्यों कहा है? तो मैंने ये बुक खोल के देखी, लेकिन इसमें तो कहीं लेशाओं का वर्णन ही नहीं है। 12.8 कहाँ नहीं है? खोलिए प्रश्न नंबर 4007 दूसरे भाग में, खोलो कांता भाई 4007 पढ़िए। शतक 12 उद्देश्यक 8 तो उद्देश्य करेक्शन करा दिया था ना।
4066 से स्टार्ट होता है ना? 4007 खोलो। पेज नंबर 204 जीरो 204 ये पेज देखिए, नंबर प्रश्न पढ़िए। 4007। अच्छा, फिर अष्टपर्शी रूपी के 15 बोल कौन से हैं? उद्देश्य उत्तर। 5 है फिर। हाँ, उद्देशक 5 करेक्शन कल करा दिया था ना। ओके, मेरा मिस हो गया बात। ठीक, तो यहाँ 6 देखो, द्रव्यलेशिया अष्टस्पर्शी रूपी के 15 बोल कौन से हैं? 6 द्रव्यलेशिया, कार्बन को छोड़कर शेष 4 शरीर, घनोदधि, ठोस पानी, घनवात, ठोस हवा, तनुवात, पतली हवा, काय योग, बादगर उद्गास्ती काय का स्कंद। इन 15 बोलों में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श पाए जाते हैं। घनोदधि, घनवात, तनुवात के औदारिक शरीर हैं तथा योग शरीर के निमित्त से होता है, अतः 8 स्पर्शी है। ठीक है प्रमिला जी, हो गया। एक और है भाई, इसके हाँ। अंदर आता है कि ये इसका ही थर्ड पॉइंट इसी क्वेश्चन का, जो शीत, रुक्ष, कक्कड़, गुरु, ये 4 अशुभ स्पर्श है, पाप प्रकृति है। तो इन्हें पाप प्रकृति, अशुभ स्पर्श ठीक है, लेकिन पाप प्रकृति क्यों कहा है इनको? जो अशुभ है वो पाप इसलिए है, इनका स्थिति बंध अधिक हो रहा है ना। जिस प्रकृति का स्थिति बंध अधिक होगा, स्थिति बंध कब होता है अधिक? जब कषाय अधिक होती है। कषाय अधिक की मात्रा में जिस किसी भी कर्म प्रकृति का स्थिति बंध अधिक होगा वो पाप प्रकृति है। बाकी के 4 शुभ स्पर्श है, उनसे इनका दुगुना हो गया ना बंध। बंध के आधार से अबाधा काल का थोपड़ा है प्रज्ञापना सूत्र में, उससे ये निकलती है बात। शुभ अशुभ प्रकृतियों का बंटवारा स्थिति के आधार से हो रहा है। लेशा की अपेक्षा से ये वर्णन आया है क्या? लेशिया में है तो भाई इनको फरमा रहे हैं ना, अशुभ लेशियाओं में सिर्फ शीत और रुक्ष स्पर्श का है। तो ये शीत और रुक्ष स्पर्श अशुभ क्यों है? क्योंकि ये अशुभ कर्म है। कर्म ही है, वर्णगंध रस स्पर्श कर्मों के ही वर्णगंध रस स्पर्श है, तो वो इसका बंध अधिक होता है, इसलिए ये पाप प्रकृति है। अब शीत है, कठोर है, पहले तो ये बर्दाश्त करने में भी आपको मुश्किल होती है, फिर ऊपर से कर्म बंध भी ज्यादा होते हैं। तो ये समझने में थोड़ा सा लगता है कि भाई इसमें तो आपके कर्म बंध। इसको प्रमिला जी, इसको ऐसे समझना है, जब अपन अशुभ परिणामों में होते हैं तब शीत प्रकृति का उत्कृष्ट कषाय में उत्कृष्ट स्थिति बंद आदि कर रहे हैं, उस समय में वर्णादि ये शीत स्पर्श आदि का भी तो बंद कर रहे हैं। कर्म प्रकृतियां है ना, ये नाम कर्म की प्रकृतियों में ही है ये, तो उनका स्थिति बंद अधिक हो रहा है, अधिक होने से पाप है। जब अपन ज्ञान के परिणामों में ज्ञान दर्शन चारित्र में रमण कर रहे हैं, उस समय शुभ स्पर्श का बंद हो रहा है, उनका स्थिति बंद कम हो रहा है। हर कर्म पाप प्रकृति पुण्य, पाप तत्व पुण्य तत्व आप खोल के बैठ जाइए और उनका विभाजन देखिए, सबका किस आधार पर किया गया है। सबका जो भी पाप प्रकृतियां उनका स्थिति बंध अधिक है, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति बंध कम है। 42 पुण्य प्रकृतियां बताई गई है ना, और 82 पाप प्रकृतियां बताई गई है। दोनों में यही अंतर है, और का अंतर का कारण अपनी स्वयं की कषाय। और ये वर्णन कहाँ मिलेगा 82-42 का? ये नव तत्व का थोपड़ा, पाप तत्व पुण्य तत्व नव तत्व में आता है ना, कर्म ग्रंथ में नहीं आया हुआ है क्या 42 और 82 आदि का? किसी के पास है तो भेज देना ना, मेरे पास है लेकिन बहुत रफ वर्क टाइप है, किसी के पास अच्छी तरह हो तो फॉरवर्ड कर देना, पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियों का। ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ हाँ प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मेरे को ये प्रश्न नंबर 7195 समझ में नहीं आया। 7195, हाँ, इसमें कह रहे हैं कि भाई असंख्य गुणा वृद्धि हो रही है प्रति समय। ये तो आ गया ना, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले तक, वो असंख्य गुणा कितना समझना। तो एक पल्योपम क्षेत्र पल्योपम है, सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम, उसके असंख्यतम भाग से गुणा करो। जैसे पहले समय में योग स्थान 100 है और उसको गुणा करना है अपन को
सूक्ष्म 1000 को अनंत मान लो, एक पल्योपम सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का असंख्यातवां भाग 1000 पल्योपम 1000 ले लिया, 1000 को 100 से गुणा किए तो 1 लाख हो गया ना। पहले समय में 100 थे, दूसरे समय में 1 लाख हो गए, फिर 1000 से गुणा करो, तो ऐसे करते जाओ असंख्य समय तक, तो इतना योग बढ़ता जा रहा है प्रति समय। तो आंटी ये जो सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम है और सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन एक ही काल है क्या? सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन की बात है, वैसा सूक्ष्म पल्योपम समझना है। क्षेत्र पल्योपम में पल्योपम की व्याख्या कैसे की गई है निकालो, उसका भी भिन्न प्रकार से है। कुएं को ठसाठस भरो, सरसों से, गंगा नदी की रेत से, उससे आकाश प्रदेश स्पष्ट स्पृष्ट अस्पृष्ट अलग है ना सूक्ष्म पल्योपम भी। तो तीनों प्रकार के पल्योपम अलग बताए गए हैं, तो इनको आकाश प्रदेशों से स्पृष्ट और अस्पृष्ट वाला पल्योपम है ये। अच्छा ठीक है। हाँ आंटी, सूक्ष्म पल्योपम का प्रश्न नंबर निकालो। आंटी उसमें आएगा क्या उपमेय काल में, फर्स्ट बुक में 326 पेज। फर्स्ट बुक में क्या? नहीं मैंने चेक, वो उपमेय काल उसमें ही है। देखो प्रश्न नंबर 326। प्रश्न नंबर 179। देखो सूक्ष्म अद्दा पल्योपम भी है आंटी। सूक्ष्म क्षेत्र पढ़ना है ना, 1818। हाँ पढ़ो आंटी। हाँ पढ़ो, कोई भी पढ़ो। प्रश्न 1818, सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम किसे कहते हैं? उत्तर, उपर्युक्त रीति से ठसाठस भरे हुए असंख्यात बालाग्रोह से स्पष्ट और अस्पष्ट आकाश प्रदेशों को प्रति समय एक एक निकाला जाए। जितने समय में स्पष्ट और अस्पष्ट आकाश प्रदेशों से पल्य खाली हो जाए, उतने काल को सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम कहते हैं। इसमें व्यवहारिक क्षेत्र पल्योपम से असंख्यात गुणा काल अधिक लगता है। 10 कोटा कोटि सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता है। ठीक है। ऊपर ठसाठस भरा का जाए, उसमें क्या दिया हुआ था? व्यवहारिक क्षेत्र पल्योपम। व्यवहारिक हो गया, क्लियर? हाँ आंटी, और ये प्रश्न 7141 में आपने जो लिखवाया था ना, पेज नंबर 255। स्नेहा जी, देवदा आप आए हैं, वेलकम। 7141 का सेकंड पॉइंट है ना आंटी, इसमें आपने वो उत्कृष्ट भवादेश 6 करवाया था या 4 ही रहने दे इसको? ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, 4 ही रहने देना आंटी इसको। हाँ ठीक है आंटी, हो गया मुझे। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी 7194 जो क्वेश्चन है ना, उसमें उत्पत्ति के प्रथम समय में जघन्य योग होता है और दूसरे समय से एक क्रम समय तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक प्रति समय योग में असंख्य गुणा वृद्धि होती है। तो आंटी मेरा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे दोनों काय योग ही है, क्योंकि मन योग और वचन योग तो है ही नहीं। वो पर्याप्ति नहीं बनती, काय योग है। हाँ, तो हमको काय योग में ये समझना है कि उसके योगों की वृद्धि हो रही है। हाँ अच्छा, और दूसरा आंटी, हम यहाँ पे प्रकृति बंध से नहीं करके प्रदेश बंध से ज्यादा समझ रहे हैं क्या, कि जैसे जैसे योग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो प्रदेशों को ज्यादा ग्रहण कर रहा है? हाँ, ये समझाना चाह रहे हैं आंटी। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो यहाँ हाँ तो प्रकृति बंद भी उसी से होगा, जीव का योग से ही। हाँ हाँ, और आंटी ये योगों के 28 बोल का जो अल्प बहुतों का थोकड़ा है, यहाँ पे भगवान समझाना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी इंद्रियां बढ़ेगी या जैसे जैसे वो, मतलब मैं इसका कंक्लूजन नहीं समझ पा रही आंटी, मेरा सार नहीं समझ में आ रहा है। इसका सार अब पूरा स्पष्टीकरण देखो, लास्ट में मैंने दे दिया, बहुत जगह खोज की, लेकिन इस विषय का स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं मिला। हाँ वो दे भी दिया मैंने, कहीं भी इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, जरूर दिया हुआ होगा इसमें। हाँ, कई अन्य आचार्यों के पास भी भेजी पूछाई थे, नहीं मिला स्पष्टीकरण। आपने कुछ लिखाया था, मैंने लिखा है वो कॉपी मार के।
क्या है लिखो? मैं अभी बोलूंगी, वीर्य परोपना का थोकड़ा करी थी ना, तो मैंने लिखा है उसमें, आपने अपने योगों को नाप तोल करके, और शायद ये आप उसमें खुले हैं, प्रज्ञापना में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पैराग्राफ में उतारी, बाद में बताऊंगी, वो श्वेता दीदी उतारा भेज जरूर है। देना, ठीक। हाँ भेज देना ना। हाँ हाँ। हाँ, आंटी है थैंक ना, यू। जैसे देखिए आंटी ना, नए नोट्स में लिखा है, लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव के विग्रह गति में अनारक अवस्था में कार्मण का योग के प्रथम समय में सबसे मंद योग होता है। तो प्रथम समय लिया का मतलब कहना ये चाह रहे हैं आंटी, 2 समय अनारक अवस्था। तो समय, प्रथम समय में जगन्य योग लिया ही नहीं, ये मेरे पास पुरानी भगवती की है, ये सारा कटा दिया था महारासन ने। पहले तो हम लोग दूसरा समय जो होता है अनाहरक का, उससे तुलना करते थे, असंख्य गुना आदि किए थे, और वो बैठता भी सही था। दूसरे समय में ही जगन्य नहीं, योग। मैंने अभी भैया को भेजा नहीं है, मैं भैया हाँ। को पूछ लूंगी प्रथम समय के अपेक्षा से। इसीलिए हम बोली करेक्शन अभी नहीं करेंगे जब तक आ जाए। हाँ मुझे हाँ मन में लग रहा है दूसरे समय, अनारक का दूसरा समय होगा जिस जीव का, वो जगन्य योगी होगा। हम्म। और क्योंकि उसने आहार नहीं किया, तो अगले समय शक्ति और क्षीण हो जाएगी उस अपेक्षा से आंटी, एक समय बाद शक्ति और कम हो गई, और क्षीण हो जाएगी उसकी। हाँ। ये ना पहले और टिप्पण था समयोगी विषम योगी में, अपनी संघ की निकली हुई किताबों में सब में था सारा। जब संशोधन हो रहा था तब महाराजा ने कटा दिया था, बोले नहीं ये प्रमाण एकदम लेटेस्ट नोट्स है कर्म ग्रंथ के भाइयों के। एक बार पूछा लो कि दूसरे में है तो उसमें ठीक कर देंगे ना, पूछने के और बाद आंटी है ना, एक चीज और पूछनी थी कि अपर्याप्त अवस्था में जीव के प्रति समय योग चेंज हो रहा है, जो पहले समय योग स्थान था वो दूसरे समय में चेंज हो गया, 3 कब समय तक, चेंज हो गया, कब तक? शरीर शरीर पर्याप्त पर्याप्ति तक। ठीक है, हाँ एक समय पूर्व तक। हाँ। फिर हम कहते हैं ना कि जीव अवस्थित भी रहता है अपर्याप्त अवस्था के योग स्थान में 4 समय, तो वो तो फिर शरीर पर्याप्ति के बाद वाले मानना ना फिर। पहले तो पूरे ही असंख्य गुना वृद्धि है, पूरे तो पहले तो हर समय चेंज हो रहा है, तो उसको अवस्थित रहना है, तो शरीर पर्याप्ति के बाद वाले लेना होगा। बाद वाले में ही घटित करना होगा, उसके परिणामों पर निर्भर कर रहा है। और आंटी एक डाउट अलग है, तो मैं बाद हाँ। में पूछूंगी। नहीं अभी चल ही रहा है वो, 15 मिनट स्टार्टिंग वाला ही है, 20 मिनट। आंटी मेरे को ऐसा पूछना था कि मेरू पर्वत से, जैसे 10,000 योजन का चौड़ा मेरू पर्वत है, आधा जम्बू द्वीप का अगर इमेजिन करें, तो पश्चिम साइड में विदेह, पूर्व विदेह तो पूरी फ्लैट है, और पश्चिम विदेह के साइड में एक एक मतलब प्रदेशों की हानि होते होते 45,000 योजन जाते हैं, तो आपका 1000 योजन की ढाल आ जाती है, पूरी गहरा हो मेरू जाता है वहां पे पश्चिम विदेह। 45,000 योजन जाने पर क्यों, पहले ही हो जा रही है ढलान, अधोलोक आ जाता है पहले ही खंड में। जो सलीलावती और वप्र विजय है ना, वप्रा नहीं वप्र हाँ। विजय, अब हो गया करेक्शन, वो विजयों में पहला खंड भी इधर से जो पहला आएगा, ऐसे उनका तो छठा खंड रहेगा। सलीलावती हाँ। विजय वालों का छठा खंड है, और उधर का आ जाएगा 5वां खंड, 5वें छठे खंड भी अधोलोक में। तो फिर उसके बाद ढाल नहीं बढ़ रहा है? ढाल बढ़ेगी ना, 900 योजन से थोड़ा अधिक आ गया, अधोलोक गया, 1000 योजन गहरा हुआ है ना, और ढाल बढ़ती गई जैन द्वार के हाँ, नजदीक तो तक। 45,000 योजन जाने पे मान लीजिए 1000 योजन आ रहा है, तो फिर जगती कैसे रहेगी, ये नहीं समझ आ रहा है। क्यों और जगती? वहां पे लवण समुद्र इतना गहराई में चला जाएगा? नहीं, जगती भी पहले एक वेदिका है, उसके ऊपर जगती है। जयंत द्वार जहां आया है ना, जयंत द्वार के पहले एक दीवार है। और अब भी मेरे पास वो मुनि जी महाराजा की चिट्ठी एक दिन हाथ में लगी थी, कोई पेपर देखते देखते, क्योंकि ये और अभी ना चर्चा चली अभी वहां पे नीमच में ना, तो हाँ। नहीं एकदम पक्का है, पहले एक दीवार है ऐसे, जैसे मान लो नहीं, जिज्ञासा हुई खाली कि ऐसा ढाल तो बता दिए महाराज साहब, फिर बस ये यहाँ पे देखो, ये आएगा कैसे? ये 1000 योजन गहरी हो गई। अब यहाँ पर हाँ। एक दीवार है, उसके ऊपर जयंत द्वार है, चारों द्वार एक ही अच्छा सीमा में है जगती पर, ये द्वार है जयंत, तो ये नहीं, पहले ये दीवार आ गई। अच्छा। 1000 और योजन लवण, गहराई को बराबर करने के लिए दीवार आ गई, फिर यहाँ से दरवाजा है। आंटी ऐसे ही रखिए, फिर इधर की साइड में लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र इस दीवार के पूरे लेवल तक मिट्टी है, फिर ऊपर पानी है। हाँ वैसे ही होगा, उसको तो ढलान अधोलोक में बताया नहीं है, तो यहाँ मिट्टी आ गई, वहां से है, एक दीवार है तो पूरी दीवार यहाँ से। क्लियर हो गया। दो प्रकाश सर, और पता नहीं मैंने उस दिन, अब भी 5-7 दिन पहले कहीं पढ़ा हुआ ये पेपर मिला जो तुम प्रश्न पूछ रही हो ना। हाँ। पहले हमने सुना था कि पहले जो किया हुआ था कि जो भी अलग बात थी, फिर मरासा ने प्रमाण सहित भेजा था लोक प्रकाश सर का। अच्छा, ये बात थोकड़ा चला था ना, तो ऐसे जिज्ञासा उठी थी शकुंतला जी की, तो मैंने कहा आपसे पूछूं आंटी। नहीं एकदम नहीं, नीरज मुनि जी को पता है, उन्होंने ही चिट्ठी भेजी थी मेरे को।
ऐसा नहीं पढ़ाए थे ना वहां पर, शिविर वो नहीं लिए थे ना। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सर। ये अपने अशुभ कर्म की जो प्रकृति बताई, उनकी काउंट नंबर क्या बताए? 84, 89? कितनी है पुण्य आपकी प्रकृति? 82 और वो मेरे भैया पास मेरे ये 82 करा हुआ आपकी था तो 82 89 आ रही है मेरे। नहीं 42 82 ये है जहां तक मुझे एक आपकी सेकंड। 82 प्रकृति है। अशुभ कर्म की, पाप की, अशुभ नहीं, कर्म पाप पाप। अशुभ कर्म में पाप के 82 प्रकृति है, पुण्य के 42 है। अच्छा, तो मेरा नौ अशुभ तत्व कर्म में से किया कर, हुआ है तो नौ नहीं तत्व मेरा के अंदर। अशुभ कर्म से किया हुआ गुणस्थान द्वार में। अच्छा, अशुभ नहीं कर्म नहीं के बारे में। बिल्कुल नहीं, पाप प्रकृति जो अशुभ है वो पाप है। तो एक ही फिर मेरे बात है, पास अशुभ बोलो पाप प्रकृति बोलो। तो खुला भी लिखा हुआ है मेरे पास। हाँ बोलिए, अभी लास्ट में या तो बोल दीजिएगा। ठीक है, भैया सी प्रकृतियां इसके भी। तो और मेरे पास तो ये अशुभ कर्म की कुल कितनी प्रकृतियां बताइए, तो मेरा 89 प्रकृतियों का ये पूरा खुला करा हुआ है। नहीं पास बाद में होने दे। देख लेते हैं एक बार, उस वक्त क्वेश्चन आंसर में पहले यही ले लीजिएगा, करेक्शन कर लेंगे। हाँ, तो पहले एक बार मेरे क्या कुछ चेंज है क्या है, एक बार आप करवा दीजिए। ठीक। प्रणाम। और वैसे मैंने ये पढ़ा, ये बहुत ही टफ हो रहा है, इसको मैंने 2 बार पढ़ लिया अभी तक। मैं 25-30 क्वेश्चन इस वाले के, तो ये योग वाले में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या डाउट है बोलिए। मतलब कि जब अभी तक तो जो पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम पिक्चर क्लीन हो रही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ रही हूँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या नहीं पढ़ रही हूँ। योग स्थान शब्द दे दिया, हालांकि थोड़ा कर्म ग्रंथ संग्रह कर्म ग्रंथ से आ गया। योग का समूह, योग की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, आप अभी हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आंख भी हिल रही है, शरीर में स्पंदन तो है ही। तो ये स्पंदन किस मात्रा में, जगन्य योग है या उत्कृष्ट योग है? सभी आत्म प्रदेशों पर क्षोक्षम हो रहा है। वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम ही है ना, क्षोक्षम होता है। तो किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है, कब होता है, असंख्य गुणा अधिक, इसका विस्तार से बता दिया गया है यहाँ पर। योगों के 28 बोलों की जो अल्पबहुत मिल रही थी, उसका स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं अभी उपलब्ध है। ये उपदेश उपलब्ध नहीं है भगवान महावीर का, विच्छिन्न हो गया है, संपूर्ण भगवती नहीं है इसलिए। तो जितना जितना कर्म साहित्यों से थोड़ा मिला, तो वो स्पष्टीकरण दे दिया यहाँ पर। आपको इसमें जो भी डाउट है प्रश्न में, आप वापस पढ़िएगा और पूछ लीजिएगा। मैं कल की क्लास के बाद ये मतलब, या मैंने 25 अभी आप पूरी क्लास में थे, ये चल हाँ रहे थे ना इतनी देर प्रश्नोत्तर? हाँ, तब कोई मैं शुरू डाउट से है? मतलब डाउट आपको समझा रहे वो समझ में आ रहा है, बट मैंने 2-3 बार पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आप हिल रहे हैं, मैं भी हिल रही हूँ। अपने योग में हाँ कितना अंतर हुआ, अंतर है। ज्ञानियों की दृष्टि हाँ, में वो हो सकता है ना कि मैं ज्यादा हिल रही हूँ, आप कम हिल रहे हैं, योग स्थान हाँ, भिन्न हो कुछ भी सकता है। कुछ भी हाँ। उसी की व्याख्या करना, इससे कर्म बंधन होता है। तो गौतम स्वामी बहुत तलस्पर्शित थे, ज्ञाता। कुछ भी चीज देखते तो उसकी गहराई तक जाते थे कि योग है तो जगन्य कितना होता है, उत्कृष्ट कितना होता है। फिर योग से कर्म बंधन, प्रदेश बंध प्रदेश बंध का क्या कारण है? प्रकृति। और प्रदेश बंध क्यों होता है? योगों के कारण होता है। कर्म प्रकृति और कर्म योगों के कारण होता है, इसलिए योग की इतनी व्याख्या की गई है। एक बार और पढ़ती हूँ, क्योंकि कल से क्लास के बाद मैंने वापस पढ़ा इसको तो और करके फिर आज वापस सुबह वापस पढ़ा, तभी कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, पढ़िए, कोई टाइम आ जाएगा, एकदम क्लिक कर जाएगा। हाँ सुधा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी भाभी जी, ये योग होता है, ये पुद्गल रूप होते हैं, शरीर है ना साथ में, वो शरीर जो के कि प्रवृत्ति शरीर से हो रही है। तो ये शरीर के पुद्गलों को योग बोलेंगे? शरीर के पुद्गलों से ही प्रवृत्ति हो रही है ना, प्रवृत्ति को योग बोलेंगे, पुद्गलों को योग नहीं बोलेंगे सुधा। तो योग अपने, जैसे योग को अपने रूपी बोलते हैं, तो काय योग को रूपी बोलते हैं। योग को रूपी शरीर की अपेक्षा ही बोल रहे हैं ना, रूपी अरूपी के थोपड़े में देखो, काय योग को रूपी क्यों कहा? काय योग को रूपी बोलते हैं। हाँ, तो क्यों ये कहा? शरीर की अपेक्षा से, अच्छा, शरीर की अपेक्षा, शरीर के पुद्गलों से योग नहीं हो, पुद्गलों से ही योग हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे? नहीं, वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम तीव्र हो रहा है, तुम्हारा योग तीव्र है। किसी का वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम मंद है, निगोदिया जीव का एकदम निम्नतम है, मंद एकदम योग कम है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या कर यूज हो रहे हैं, शरीर के पुद्गल उसको उतनी शक्ति दे रहे हैं
शरीर के पुद्गलों को शक्ति मिल रही है, शरीर के पुद्गलों को शक्ति। वीर्य यानी शक्ति, वीर्यंतराय कर्म के क्षोभक्षम से हो रहा है, और योग को शक्ति भी कहा गया, दिया होगा ये सब पहले, ये तो दिया हुआ है, शक्ति योग दिया है ना, शक्ति आदि नाम। हाँ दिया हुआ है भाभी जी, दिया है, ठीक है, ठीक है भाभी जी। हाँ अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ मासी, अगर योग शरीर की प्रवृत्ति है तो फिर बाटे बहते में तो शरीर पर्याप्ति नहीं है। तेजस कार्बन शरीर है ना, तेजस कार्बन शरीर, ठीक है मासी। और एक कभी श्वेता और जी ने बोला कि शरीर ऋजु गति से आएगा तो पूर्व प्रयोग से आ गया, हाँ सीधा ठीक, एक समय में ही पहुंच गया। हाँ हाँ तो तेजस और कार्बन पूर्व प्रयोग से, धनुष का बाण यहाँ चलाते हैं, गोली यहाँ चलाते हैं, दूर तक जाके गिरती है ना। हाँ ठीक है। बोलो श्वेता। और दूसरा एक कभी श्वेता जी ने बोला कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद कुछ मतलब रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, वो पॉइंट नहीं समझ में आया। अवस्थित परिणाम भी होते हैं, जैसे 4 समय तक उतना ही योग स्थान रह सकता है, जैसे मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, हाँ पहले तो प्रति समय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के 1 समय पहले तक तो प्रति समय असंख्य गुणाहीन है, असंख्य गुणा वृद्धि हो रही है, और उसके बाद में किसी के वर्धमान भी हो सकते हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, कोई के थोड़े कम, उसकी अपेक्षा कम हो सकते हैं, किसी के अवस्थित भी हो सकते हैं। अच्छा, वो 4 समय ही रहेगा क्या? 4 समय ही रहेगा अवस्थित। तो वो फिर अवस्थित भाभी जी इंद्रिय प्राप्ति और के कारण से रहेगा, या शरीर प्राप्ति तो बांध ली उसने, शरीर बांध ली, शरीर फिर इंद्रिय बांधेगा। देखिए हलन चलन, अभी आप मान लो 1 करोड़ का आपका योग स्थान चल रहा है, बस 4 समय तक ही आप 1 करोड़ तक में रहोगे, फिर आपका अवश्य बढ़ेगा। तो वो उत्पत्ति के समय का बता रहे हैं क्या भाभी जी इसके अंदर? इसमें हाँ पहले उत्पत्ति के समय की इतनी प्रथम देर समय का, उत्पत्ति के समय का लिखा हुआ है ना। हाँ उत्पत्ति के समय से अनाहरक अवस्था बाटे बैठे से ये बात चल रही है, शरीर पर्याप्ति के 1 समय पहले तक की बात चली। शरीर पर्याप्ति से लेकर पूरे अपर्याप्त काल तक भिन्नता रह सकती है। मेरे में कषाय ज्यादा थे, मैंने ज्यादा योग स्थान किया, तीव्र था मेरा योग स्थान, मैंने ज्यादा दलिक लिए, आपने कम लिए दलिक, भिन्न हो गए ना। इसी प्रकार प्राणियों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और समान, जैसे अब भी मान लो मेरे जो अध्यवसाय है 1 लाख वाले हैं, 1 लाख वाले में वैसे ही अध्यवसाय में कब तक रह सकती हूँ? 4 समय तक, उसे कहते हैं अवस्थित। बढ़ा नहीं ना बढ़ा ना घटा, तो सिर्फ 4 समय ही रह सकते हैं, अवस्थित 4 समय तक ही रहेंगे, फिर 4 मासी ये अनारक के दूसरे समय में जो बोल रहे हैं कि जगन्य योग होता है, अभी आगे 2 निश्चित मेरे पास जो है भगवती, उसमें 2 समय अनारक का है, नए में 1 समय आया है, जो आएगा श्वेता पूछा लेगी मरासा को, फिर करेक्शन कर लेंगे। हाँ तो 1 समय हो या 2 समय जो भी रहेगा, तो ये मान ले कि अनारक स्थिति में जो योग था उससे तो उत्पत्ति के समय ज्यादा ही रहेगा। हाँ आहार मिल गया ना। हाँ आहार, ठीक। असंख्य गुणा अधिक है। अच्छा, आहारक के प्रथम ये, हाँ पहले में ये सारे कटे हुए नोट्स पहले हम लोग थोपड़े पढ़ते थे, उनमें सारे यही था, चतुस्थान पतित पूरा घटित किया हुआ था। तो 1 समय का प्रथम समय का आहारक और दूसरे समय का अनाहारक, दोनों में असंख्य गुणाहीन अधिकता का फर्क था योग में, लेकिन फिर इसका प्रमाण नहीं था, एक बार कटा दिया गया। ठीक ठीक, थैंक यू आंटी। हाँ आंटी, जो प्रथम समय का जो योग स्थान है सब जीवों का अलग अलग हो सकता है ना आंटी? अपने पास है नहीं ना। अच्छा ये भी नहीं, मतलब समझ में नहीं, जगन्य तो निगोदिया का बता ही दिया, इसका मतलब अलग अलग हो गया ना। हाँ सबसे हाँ, तो जीव का है, तो हो सकता है दूसरे जीवों में भिन्नता होगी, सॉरी प्रमाण सब है जीवों का प्रथम समय में योग स्थान अलग है, या और उसके बाद वो असंख्य गुना पड़ता है? हाँ जगन्य योग अलग अलग होगा, जगन्य योग अलग। और आंटी अपन ये बोलते हैं कि वीर्य अंतराय कर्म के प्रयोपशम से योग की मतलब योग की वृद्धि होती है। हाँ हाँ। और अगर योग ज्यादा है तो आंटी फिर क्षोभक्षम बढ़ने का कारण क्या हुआ? आहार हो गई ना, आहार पर्याप्ति बांध दिया, आहार हो गया, तभी तो क्षोभक्षम बढ़ रहा है, और तभी उसके असंख्य गुना वृद्धि हो रही है हर समय, और उससे पाप और बंध रहा है, जिसकी योग की वृद्धि ज्यादा उसके पाप ज्यादा, कर्म ज्यादा बंध रहे हैं। प्रदेश अधिक ले रहा है, परिणाम शुभ रखो तो शुभ प्रदेशों को लेगा, पाप नहीं। प्रदेश की बात, प्रदेश अपने अध्यवसायों पर है,
शुभ के भी अधिक ले सकता है ना। मतलब वीर्य अंतराय कर्म का संयोगक्षम होने पर अच्छे प्रदेश ले तो अच्छी बात है। मतलब वीर्यंतराय कर्म का क्षोभक्षम तुम्हारा अभी तीव्र चल रहा है, तुम अभी कैसे प्रदेश लोगी, शुभ या अशुभ, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है ना। अभी कैसे ले रही हो? शुभ। अभी तो शुभ ही ले रही हो। प्रदेश बंद, अगर योग तीव्र भी है तो शुभ प्रदेश आ रहे हैं। अब अनुभाव बंद होगा, उसमें मुख्य रूप से वही विपाकोदय उदय में आएंगे। जो शुभ प्रदेश ली हो वो उदय कैसे आएंगे? उसमें तुमने अभी शुभ रस डाल रही हो, अच्छा रस, तो अच्छा फल उदय में आएगा। आंटी हाँ आंटी, योग से अध्यवसाय से योग वो होते हैं ना, मतलब चलित होते हैं। तो योग अध्यवसाय और कसाय का मतलब कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है आंटी। मैं जब बाटे बाटे में थी तो मेरे खाली वो काय योग था। अब वो काय योग आप बोल रहे हो कि योग बढ़ रहे हैं, मतलब वो तो किससे बढ़ रहे हैं? मतलब अध्यवसायों से बढ़ रहे हैं? नहीं, शरीर अध्यवसाय तो वही ना, कषाय की इस वीर्यंतराय कर्म का क्षोभक्षम तीव्र हुआ, शक्ति बढ़ती जा रही है जीव में। कोई तपस्वी है, वो उठ के बैठने में भी कोई सहायता दे रहा है, और जैसे ही वो आहार आदि कर लेता है, फाड़ने के बाद शक्ति आ जाती है, वो बैठने लग जाता है ना अपने आप। आंटी उसके बाद तो समझ में आया, लेकिन वो बाटे बाटे से लेके शरीर पर्याप्ति तक जो हो रहा है ना, आहार ले रहा है ना वो, जैसे ही उत्पन्न हुआ आहार लेना शुरू किया, उसका क्षोभक्षम बढ़ता जा रहा है वीर्यंतराय कर्म का। तो आंटी ऐसा समझना कि योग जो है वो शरीर आहार के ऊपर डिपेंड करता है, योग अध्यवसाय पे डिपेंड नहीं करता। व्यवसायों पर कषाय की मात्रा सभी सम्मिलित होंगे ना, चारों बोल एक साथ बन रहे हैं। ये नहीं होगा कि अभी प्रदेश बंद बन रहा है, अगले समय में अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी होगा। एक ही साथ में 4 गैस पे काम हो रहा है। कर्म पुद्गल ग्रहण किए, प्रदेशों का बंटवारा हो रहा है। अपन छठे जीव स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियां बांध रहे हैं? 65 बांध रहे हैं ना। इस समय जो भी ले रहे हैं 65 रूप में बंटवारा हो रहा है उनका। ये प्रकृति बंद हो गया, प्रदेश बंद हो गया। 7 या 8 कर्म जो भी बांध रहे हैं वो प्रदेश बंद। उनमें पुद्गल जाना, कितने पुद्गल लिए अपन, कितने लेते हैं जीव प्रति समय, कितने कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है? कि अभावी से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत भाग। निकालो प्रश्न नंबर पहले भाग में। मैं बोलूं आंटी? हाँ जरूर बोलो, बहुत सारे हैं हमारे लिए गौरव की बात है जो जितनी जल्दी आंटी। बताए। क्वेश्चन नंबर 2665, 4276, एक मिनट, एक 336। एक बोलो, एक एक बोलो। भाग 1 में तो 336 में है। 236 665 है या 665 है सिर्फ? आंटी मेरा कंफ्यूजन रह गया अभी तक। हाँ एक बार ये पढ़ लो। अच्छा बोलो, पहले तुम्हारा पूरा कर देता। हाँ आंटी, मेरा ये है कि काल करके जीव बाटे बाटे में आया, उसके काय योग है, प्रथम समय से द्वितीय समय में उसके योग बढ़ रहे हैं, प्रति असंख्यात गुणा बढ़ रहे हैं। किस कारण से बढ़ रहे हैं आंटी? क्योंकि आहार ग्रहण चालू हो गया ना उसका, पहले समय में लिया आहार, फिर दूसरे समय में भी आहार, निरंतर आहार ले रहा है, तो उसका वीर्यंतराय कर्म का क्षोभक्षम बढ़ता जा रहा है। तो आंटी जो मांसखमन करेगा उसके योग मंद रहेंगे क्योंकि वो आहार ले रहा है। हाँ पर आंटी उसके मन योग कितने अच्छे रहेंगे ना, क्योंकि वो शुद्धि में है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है आंटी मेरा। देखो, मंद उसके योग मंद है, समझ लो मांसखमन की तपस्या में है, परिणाम बहुत शुभ है तो हाँ शुभ दे रहा है, और परिणाम अशुभ आ गए, बहुत हार्ड तड़प हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों कर लिया, आदि आदि परिणाम आ जाए तो हाँ, तो आहार तो मैं सभी घटित। एक ही ठीक है साथ आंटी, मैं बोल बंद रहे हैं ना। हाँ आंटी ठीक है, मैं चिंतन कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। ओके। हाँ आंटी। हाँ क्या नंबर चल रहा था? मांसखमन की जिसने तपस्या करी, अगर वो चिंतन मनन बहुत करेंगे फिर तो योग स्थान बढ़ेगा ना उसका। मन वचन काया की प्रवृत्ति में अगर मन और वचन की प्रवृत्ति भी बढ़ नहीं, गई तो भी बढ़ेगा ना आंटी। काय योग की बात कर रहे हैं, काय योग से तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही ना, शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन बात और यहाँ आंटी अशुभ और शुभ की चल रही है, विचारों का बंद हो रहा है ना, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। तो अपन अभी प्रदेश की बात कर रहे हैं, योग की चर्चा चल रही है, सिर्फ प्रदेश की बात कर रहे हैं। कषाय की बात करेंगे तब अपन अनुभव बंद में आ जाएंगे। और आंटी केवली भगवान जब केवली समुद्घात करेंगे तब उनका योग स्थान नियम से बढ़ेगा, ये कह सकते हैं? है नहीं, कुछ भी नहीं है। और आंटी पूरे लोक में फैला रहे हैं तो फिर प्रवृत्ति तो बढ़ेगी ना। ये तो उत्कृष्ट योगी है ही, वो तो क्या बोलना उनके लिए, कितनी शक्ति बताते हैं भगवान महावीर आदि में, सर्वज्ञ में।
अगर एक अंगुली में संपूर्ण लोक को उठाकर बॉल की तरफ फेंक सकते हैं, इतनी योग। पर वो तो आंटी प्रवृत्ति रूप लाए, तो बाकी तो योग स्थान तो उनका क्षयिक वीर्य है, उस अपेक्षा से क्या बोलेंगे योग स्थान सभी बढ़ेगा? का समान बता दिया उनका कि अनंत वीर्य संपन्न है, चाहे वो करे समुद्घात चाहे न करे, शक्ति सब में समान है। दिया है ना, ये प्रश्न पहले आ चुका है ना, देखो ये भी आया था, ये 0.27192 का। 7192.2 पढ़िए कांता भाई। 13वें जीवस्थान वाले सलेसी जीवों का योग समान होता है, इसलिए कर्म बंध भी समान होता है, जबकि अलेसी जीव में योग नहीं है तथा इनकी वीर्य शक्ति में भी कोई भिन्नता नहीं होती है, इसलिए उनकी अल्प बहुत नहीं बनती है। इनकी वीर्य शक्ति कर्म बंध का कारण भी नहीं बनती है। उदय और निर्जा के लिए योग की आवश्यकता नहीं है। तो आंटी तो फिर इस अपेक्षा से तो उनका योग सेम ही रहेगा, अगर समुद्घात करेंगे तो भी। जो भी सब सेम बता रहे हैं, शक्ति समान है, काम में लो न लो। अच्छा ठीक है, पढ़िए आगे क्वेश्चन पढ़ूं। हाँ। प्रश्न 7196, कौन से अपर्याप्त जीवों का उत्पत्ति के समय अल्पाति अल्प योग होता है? उत्तर, विग्रह गति में दो समय अनहारक रहकर उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोद के जीवों का योग अल्पाति अल्प होता है। जीव कैसी भी अविकसित दशा में हो, उसमें यथा योग्य वीर्य शक्ति योग अवश्य होती है। प्रश्न 7197, उपयुक्त कथन से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर, उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि हार आदि उद्गलों के निमित्त से ज्यों ज्यों जीव की शक्ति का विकास होता जाता है, त्यों त्यों योग शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि जीव की शक्ति पर ही योग आधारित है। योगों की वृद्धि और हानि का आधार वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और पुद्गल भी है। पुद्गल यानी आहार आदि के पुद्गल। भाभी विषय कठिन है, थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, समझ में नहीं आ रहा है पूरा। थोड़ा कठिन है, मैं लिख रही थी तब किसी ने कहा भी था, बोले क्यों डाल रहे हो, मैंने कहा जब वो इतना पढ़ेंगे सबको आ जाएगा समझ में। बार बार। 7198, प्रस्तुत वर्णन में कौन से अपर्याप्त जीवों को ग्रहण किया गया है? उत्तर, यद्यपि शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है, किंतु इस आगम पाठ में, टीका में और पंच संग्रह भाग 6 गाथा 12 के विशेषार्थ में लब्धि अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीवों की अपेक्षा कथन किया गया है। यहाँ जो कहा है ना जगन्य योग, किसमें बताया? अपर्याप्त निगोदिया जीव में। तो अपर्याप्त में निगोदिया नहीं, यहाँ सिर्फ बता दिया है प्रथम समय उत्पत्ति के प्रथम समय में जगन्य योग होता है। या तो निगोद के कौन से जीव लेना, जो पर्याप्त होकर काल करेंगे या अपर्याप्त जीवों में? तो इसका स्पष्टीकरण इसकी टीका में भी है, भगवती सूत्र की टीका में भी है और पंच संग्रह में भी है कि लब्धि अपर्याप्त, जो अपर्याप्त अवस्था, एक जीव, एक निगोद का जीव है पर्याप्त होकर काल करने वाला है, यह अपर्याप्त है, दोनों आ रहे हैं प्रथम समयवर्ती है, जगन्य योग वाले हैं। तो इसका जो पर्याप्त होकर काल करेगा उसका जगन्य योग नहीं होगा, उसमें शक्ति अधिक रहेगी। ये भी क्यों? पाप प्रकृति का बंध किया है, शक्ति कम है अपर्याप्त अवस्था में। प्रश्न 7199, पर्याप्त जीवों में जघन्य और उत्कृष्ट योग कब होता है? उत्तर, आयु के अंतिम समय तक परिणामों में तारतम्य भिन्नता के कारण किसी भी समय जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट योग हो सकता है। जीवन में अनेक बार जघन्य और उत्कृष्ट योग हो सकता है, जैसे कायोत्सर्ग, ध्यान आदि के समय योग तीव्र या मंद भी हो सकता है। अति संक्लिष्ट परिणामों में उत्कृष्ट योग हो सकता है। प्रश्न 7200, बनते संसार समापन्नक, संसार को प्राप्त जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम 14 प्रकार के हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय,
द्विंद्रिय, त्विंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इन 7 के अपर्याप्त और पर्याप्त 14 भेद होते हैं। प्रश्न 7201, योग के 28 भेद किस प्रकार होते हैं? उत्तर, उपयुक्त 14 प्रकार के जीवों में जघन्य और उत्कृष्ट योग होता है। प्रत्येक भेद में जघन्य योग और उत्कृष्ट योग की गिनती करने से योग के 28 भेद होते हैं। प्रश्न 7202, अपर्याप्त जीवों के जघन्य योग की प्रथम 7 अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों में जघन्य योग भी भिन्न भिन्न होता है। ये देखो पहला, प्रश्न था ना सोनम, ये रहा उत्तर, भिन्न भिन्न होता है जघन्य योग। पहले सबसे थोड़ा अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का जघन्य योग। दूसरा, उनसे अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। तीसरा, उनसे अपर्याप्त द्विंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। चौथा, उनसे अपर्याप्त त्रिंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। पांचवा, उनसे अपर्याप्त चतुरेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। छठा, उनसे अपर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। सातवां, उनसे अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। अब इसमें कौन से अपर्याप्त जीव लेना है सूक्ष्म एकेंद्रिय में? निगोद के, निगोद के कौन से? निगोद ठीक है उत्तर। और उत्पत्ति के प्रथम समय वाले, वो ठीक है, कौन सा जीव कौन सा होगा? मतलब अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला है या पर्याप्त में काल करने वाला? ये अपर्याप्त में काल करने वाला ही होगा। ये दिया हुआ है ना इसमें 7198 में ये प्रश्न आ चुका है। आगम पाठ की टीका में और पंच संग्रह में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले होगा। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों के जघन्य योग होता है एकेंद्रिय में। प्रश्न 7203, पर्याप्त और अपर्याप्त एकेंद्रिय के जघन्य और उत्कृष्ट 8 से 13 बोल योग की अल्पाबोध के स्वामी का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के जघन्य योग से पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। दूसरा, उससे पर्याप्त बादर एकेंद्रिय का जघन्य योग असंख्य गुना। तीसरा, उससे अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। चौथा, उससे अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। पांचवा, उससे पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। छठा, उससे पर्याप्त बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। और इसके जो 7203 सब कोई मन में पढ़ो। आठ से 13 बोल कौन से भाभी जी? ये ऊपर 28 बोल देना है ना, तो एक साथ 28 नहीं देके पहले 7 आ गए 7202 में 28 बोल की अल्प बहुत्व चलेगी, तो यहाँ अब 8 से 13 बोल दे दिए, ऐसे अलग अलग कर दिया। देखो संगी पंचेंद्रिय कंपेयर करो अपने आप ही सब शांति से एकदम सोचते हुए कि भगवान महावीर स्वामी विराजमान है और बोलते जा रहे हैं। धारा प्रवाह गौतम स्वामी को ये अल्प बहुत्व बता रहे हैं। ठीक है, अंतर दिख गया सबको इसमें? इसमें अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का बताया गया पहला, तो हाँ, तो सबसे कम है। जो उसका अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का सबसे कम जघन्य योग, उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय का जघन्य योग कितना अधिक है? संख्य गुना। पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का पर्याप्त और अपर्याप्त की तुलना हो रही है, देखिए यहाँ पर। हाँ, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय और पर्याप्त एकेंद्रिय अंडरलाइन कर लो वापिस, सब एकांत में पढ़ना सभी एकेंद्रिय का ही आया है, सूक्ष्म और बादर का। तो पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का योग असंख्य गुना अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के से दे।
और फिर वापस पॉइंट 2 में भी कर लो, उससे पर्याप्त आदर एक केंद्र का जगन्य योग असंख्य गुना। फिर उससे अपर्याप्त सूक्ष्म केंद्र का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। सातवां बोल कौन सा था? 7202 में सातवां बोल था अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का जगन्य योग। वहां खत्म किए ना। अब इससे किसका अधिक है? पर्याप्त सूक्ष्म केंद्र का जगन्य योग। उससे पर्याप्त बादर एक केंद्रीय। एक बोल पर्याप्त का, एक बोल फिर अपर्याप्त। अपर्याप्त दो पर्याप्त के बोल हैं, दो अपर्याप्त के बोल हैं। देखिए पहला बोल पर्याप्त सूक्ष्म एक केंद्रीय का चल रहा है, दूसरा भी पर्याप्त बादर एक केंद्रीय का। दो बोल पर्याप्त के, फिर दो बोल अपर्याप्त के आ गए, फिर पर्याप्त के आ गए। 6 अल्प बहुत है ना यहाँ। हाँ बोलिए प्रमिला जी। हाँ भाई, मेरे को ये पूछना है, तो 7199 में तारतम्य वर्ड आया है ना, तारतम्य, उसको में भिन्नता बोला है, तो तारतम्य और भिन्नता आपस में विरोधी नहीं है? क्यों? तारतम्य शब्द का क्या अर्थ है? नहीं, मैं तो आपसे नामों में भिन्नता यानी मतलब अभिन्न, मेरे को ऐसे पता चल रहा है। तारतम्य माने भिन्नता। हाँ, एक बार देखो कोई डिक्शनरी में। मुझे तो भिन्नता ही सही है भाभी जी, भिन्नता ही हो। भिन्नता ही है। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ सुधा। भाभी जी, ये हाँ। जो अपर्याप्त सन्नि पंचेंद्रिय दिया, तो यहाँ जो भी अपर्याप्त लेंगे तो लब्धि अपर्याप्त लेंगे। हाँ, अगर इस आधार से ले रहे हैं ना अपन, पंच संग्रह भाग 6 यहाँ खोला नहीं था, उसके आधार से वहां लब्धि अपर्याप्त है, तो यहाँ भी लब्धि अपर्याप्त ही लेंगे। सब जगह लब्धि अपर्याप्त मान लेंगे। अपर्याप्त लिए वो लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा से ले लें। हाँ हाँ प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी क्या बोले कि 7202 वाले जितने बोल है अपर्याप्त वाले, वो सारे लब्धि अपर्याप्त वाले में लेना है, ऐसा समझे? हाँ हाँ। फिर 7203 में जैसे वो सातवां खत्म हुआ, वही सातवां ही पहले अपने कंपेयर करके उसी से फिर अपने केंद्र का कंपेयर के बाद में नंबर पॉइंट अपर्याप्त आया, वहां पे फिर लब्धि अपर्याप्त नहीं लेना है ना? सूक्ष्म एक केंद्र का अब उत्कृष्ट योग आ गया, तब पर्याप्त वाला लेना है। नहीं, 3 नंबर पॉइंट में जो आया है उससे का जो उत्कृष्ट योग है ना अपर्याप्त का, वहां पे पर्याप्त जीव लेना है। पर यहाँ पे तो अपर्याप्त लिखा हुआ है ना। तो जो पर्याप्त होने, पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव भी तो अपर्याप्त होता है। अच्छा, अब वहां देखो अपर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है 7198 में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों जीवों की बात है, तो वहां अपर्याप्त नाम कर्म वाले जीव वहां लिख लो, ध्यान रहेगा। ठीक की बात है, ब्रैकेट है ना 7198 में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले, यानी अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले। हाँ तो वो लब्धि अपर्याप्त लिख देना, बात एक ही होगी। हाँ लब्धि अपर्याप्त तो लिखा हुआ ही है ना, लिखा हुआ ना अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले ब्रैकेट में। अपर्याप्त नाम कर्म और जोड़ लो, कंफ्यूजन नहीं होगा ना कांतबे। अपर्याप्त नाम कर्म वाले बोलते ही समझ जाएंगे कि अपर्याप्त अवस्था में मरने वाले, और जहां पर्याप्त की बात चल रही है वहां पर्याप्त नाम कर्म वाले लेना, और जब अपर्याप्त में उत्कृष्ट योग की बात चल रही है वहां पर पर्याप्त नाम कर्म वाले जीवों को लेना है। मतलब 3 और 4 नंबर जो पॉइंट है 7203 में ये हो गया पर्याप्त नाम कर्म वाले। हाँ, जो वर्तमान में करण अपर्याप्त है। आंटी इसको लब्धि पर्याप्त भी बोल सकते हैं ना? हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा। हाँ रिम्पी जी। जिनेन्द्र आंटी। हाँ रिम्पी जी। आंटी मैं पूछ रही थी, ये 7196 प्रश्न नंबर 7196 कौन से अपर्याप्त जीवों का उत्पत्ति के समय अल्प योग होता है?
तो इसमें लिखा कि विग्रह गति में 2 समय अनाहारक रहकर। लेकिन अब ले रहे हैं थोड़ा, इसमें है ना कुछ चेंज हुआ है, खोज हुई है। पहले ऐसे ही कहते थे, जो चेंज आएगा वो बता देंगे, वो पूछ के बताएगी श्वेता मरासा से। आपने क्या सीखा रिम्पी जी? आपका तो बहुत अच्छा भगवती सूत्र चल रहा है, आप लोग 6 जने कर रहे हैं ना अभी? हाँ आंटी, अभी स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा पीछे से। इसमें क्या फरमाया था मरासा ने? हाँ, इसमें उन्होंने ऐसे बोला था कि जो योग, क्योंकि अभी पिछले साल अभी पंच संग्रह भी करने में आया, तो उसमें हाँ छठे भाग में योग स्थान प्ररूपना अच्छा दिया हुआ था। हाँ तो उसमें उन्होंने बताया कि योग जो है वो प्रति समय बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें अगर आपको सबसे कम योग लेना है तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्ता सूक्ष्म निगोदिया का प्रथम समय लेना। तो प्रथम समय में समझना कि जो ऋजु गति से जाए, ऋजु गति से जाए तो पहला समय जो होगा, क्योंकि जितने मोड़ आएंगे हर मोड़ के साथ हर समय के साथ योग बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये अलग धारणा होगी उस हाँ, आधार हो से। सकता है आंटी। ये धारणा ये अलग होगी, ऐसा तो नहीं मान रहे थे पहले भी, है ना? भगवती हाँ आदि की किताबों में, वहां भी ज्ञानगच्छ में भी जब वहां ये पढ़ा था, यही जी। था, टिप्पण में यही है कि अपर अनाहरक अवस्था में ही जगन्य योग होता है। हाँ, अनाहारक, अनाहारक क्या मतलब? अच्छा, वो वाली जो अवस्था बोल रहे हैं वो आपको। अनाहरक अवस्था में जगन्य योग है। हाँ हाँ जी। तो ये आंटी, ये ना इसमें जो अपना ये छठा पंच संग्रह है इसका बंधनकरण प्ररूपना, हाँ इसमें भी जो योग स्थान वगैरह बताया ना, तो उसमें भी लब्धि अपर्याप्ता सूक्ष्म निगोदिया का प्रथम समय ही बताया। अब प्रथम समय आयु का बाटे बेटे अनाहरक में भी तो होता है। अच्छा, वहां से उसको। हाँ हाँ, वहां से क्योंकि इसकी भी अभी प्ररूपता। इधर हाँ जी। यही चल रहा है धारणा, हाँ जी। वो जो प्रथम समय का ही है। पहले तो उत्पत्ति के प्रथम समय में जगन्य योग उत्पत्ति के बाद कह देते थे, अभी जी। निष्कर्ष निकला अनाहरक अवस्था का ले रहे हैं। पहले ऐसे। अनाहरक था, वो सारा कट गया था, अब जी जी वापिस ये निकला है। जी, कुछ कृपा इसमें करिए आगे आप। ठीक जी, ठीक जय है। जिनेन्द्र। हाँ हाँ जी। मासी, मेरा बोलना है कि ये 7203 के थर्ड और फोर्थ पॉइंट में अगर हम लोग लब्धि अपर्याप्त ले तो भी क्या बाधा है इसमें? क्योंकि अभी देखो, तक लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग तो हमने नहीं देखा ना। नहीं लिया। अब अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग तो जो पर्याप्त नाम कर्म वाले में होगा ना। जब जगन्य योग अपर्याप्त नाम कर्म वाले में दे रहे हैं तो उनका उत्कृष्ट योग इसी में मानना पड़ेगा, इस आधार से कह रही हूँ। अच्छा, पढ़िए कांता भाई। प्रश्न 7204, द्विंद्रिय के जगन योग से द्विंद्रिय का नहीं द्विंद्रिय के जगन योग से द्विंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना अधिक है, तो क्या स्थिति बंध में भी असंख्य गुना का अंतर है? उत्तर, नहीं। जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंध में अंतर विशेषाधिक है। यथा द्विंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 सागर है और जघन्य स्थिति बंध उससे पल के असंख्यतम भागी कम है। इसी प्रकार त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असन्य पंचेंद्रिय का भी उपयोग पूर्वक जानना चाहिए। प्रश्न 7205, पर्याप्त विकलेंद्रिय और असन्नी सन्नी पंचेंद्रिय के जगन्य योग 14 से 18 बोल के अल्पाबोध का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, पर्याप्त बादर एकेंद्रिय के उत्कृष्ट योग से पर्याप्त द्विंद्रिय का जगन्य योग असंख्य गुना। दूसरा, उससे पर्याप्त तीन्द्रिय का जगन्य योग असंख्य गुना। उससे पर्याप्त चतुरिंद्रिय का जगन्य योग असंख्य गुना। उससे पर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का जगन्य योग असंख्य गुना। उससे पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का जगन्य योग असंख्य गुना। प्रश्न 7206, अपर्याप्त विकलेंद्रिय और असन्नी सन्नी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग 19 से 23 बोल की अल्पाबोध का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के जगन्य योग से अपर्याप्त द्विंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। दूसरा, उससे अपर्याप्त तेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। उससे अपर्याप्त चतुरिंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। चौथा, उससे अपर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। पांचवा, उससे अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। प्रश्न 7207, पर्याप्त
पर्याप्त विकेंद्रीय और असन्नी सन्नी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग 24 से 28 बोल की अल्पभूत का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग से पर्याप्त द्वेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। दूसरा, उससे पर्याप्त तेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। तीसरा, उससे पर्याप्त चतुरेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। चौथा, उससे पर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। पांचवा, उससे पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। देखो, सबको ये नीरस लग रही होगी, कईयों को ये अल्पबोध का विषय सरस नहीं लगता है, लेकिन देखो भगवान महावीर की दृष्टि से इसको सबके योग दिख रहे हैं, जगन्य योग, उत्कृष्ट योग, और वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। चिंतन करो भगवान महावीर की दृष्टि से इसका, और इसको सरस मानकर पढ़ लो। प्रश्न 720 योग 8, योग से कितने प्रकार का कर्म बंध होता है? उत्तर, योग आश्रव है, इससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। पहला, शुभ योग में पुण्य प्रकृति का बंध, आरंभ समारंभ रूप अशुभ योग में पाप प्रकृति का बंध होता है। योग पूर्ण संवर है। दूसरा, योग कम हो तो प्रदेश बंध कम, योग अधिक हो तो प्रदेश बंध अधिक, अर्थात कर्म प्रदेशों की हानि या वृद्धि योग के अधीन है। प्रश्न 7209, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, जीव जगन्य योग में जगन्य संख्या में कर्म पुद्गलों को, मध्यम योग में मध्यम संख्या में कर्म पुद्गलों को, और उत्कृष्ट संख्या में कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है और परिणित करके उनकी निर्जरा करता है। इसलिए योग को कर्म प्रकृति बंधकरण गाथा 4 में ग्रहण, परिणमन और स्पंदन संज्ञा वाला कहा है। देखो, योग के कारण पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, फिर योग से ही परिणमन हो रहा है, कर्म प्रकृतियों आदि की संक्रमण, निदत निकाचित जो भी कुछ है उदय आदि में आ रही है, वो परिवर्तित हो रही है, और स्पंदन है, प्रवृत्ति रूप भी है, इसलिए इसे ये नाम दिए गए। योग को ग्रहण, परिणमन, स्पंदन भी बोलते हैं। दूसरा, योग से जीव कर्म प्रदेशों को 148 कर्म प्रतियों के रूप में विभाजन करता है, इसलिए प्रकृति बंध भी योग से होता है। प्रश्न 7210, क्या उत्कृष्ट योग में प्रदेश बंध तुल्य होता है? उत्तर, उत्कृष्ट योग में 3 पल की आयु बंद करने वाला जितने प्रदेशों कर्मों को ग्रहण करता है, उतने ही कर्म प्रदेशों को उत्कृष्ट योग में 33 सागर की आयु बंद करने वाला जीव भी ग्रहण करता है। अर्थात उत्कृष्ट योग में प्रदेशाग्र प्रदेशों का समूह परस्पर तुल्य होता है। इसी प्रकार जगन्य प्रदेश बंध का भी जानना चाहिए। कर्म प्रकृति बंधन कर्म पृष्ठ 98 में आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध के आधार से। अब देखो, एक जीव ये बंद कर रहा है 3 पल्योपम का, एक जीव बांध रहा है 33 सागर का, दोनों उत्कृष्ट योग में। ये कर्म लता तो कितनी छोटी होगी, 3 पल्योपम तो बहुत छोटा है, 33 सागर इतनी बड़ी है। तो इसमें क्या समझना है कि प्रदेश समान लिए, इनके प्रत्येक निषेक में दलिक अधिक रहेंगे, ये लता मोटी रहेगी, ये थोड़ी पतली रहेगी, लेकिन बराबर रहेंगे, कुछ मतलब तुल्य लिया गया, प्रदेश बराबर मिल गए उनको। प्रश्न 7211, एक केंद्रीय में योग अल्प होता है, ये उत्कृष्ट एक सागर की स्थिति बंद करते हैं। संगी पंचेंद्रिय में अकेंद्रीय से असंख्य गुना अधिक योग होता है, ये उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद करते हैं। क्या कषाय स्थिति बंद की हीनाधिकता भी अपेक्षा से योग पर निर्भर करती है? उत्तर, योग और स्थिति बंद में परस्पर संबंध नहीं है, क्योंकि स्थिति बंद कषाय के कारण ही होता है। प्रश्न 7212, सूक्ष्म एकेंद्रिय से बादर एकेंद्रिय का योग असंख्य गुना अधिक है, तो क्या स्थिति बंद भी असंख्य गुना अधिक है? उत्तर, नहीं, विशेषाधिक है। पंच संग्रह भाग 6 गाथा 99। ज्ञातव्य बिंदु, अश्रेणी वाले उपशम समक और छपक को छोड़कर 10 जीवों के जघन्य स्थिति बंध से
उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्या गुना ही अधिक होता है। प्रश्न 7213, एकेंद्रिय से द्विंद्रिय का योग असंख्य गुना अधिक है, तो क्या स्थिति बंध में भी असंख्य गुना का अंतर है? उत्तर नहीं, एकेंद्रिय से द्विंद्रिय का स्थिति बंध संख्य गुना ही अधिक है। इसी प्रकार पहला, द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय का स्थिति बंध संख्य गुना अधिक है, त्रिंद्रिय से चतुरेंद्रिय का स्थिति बंध संख्य गुना अधिक है। तीसरा, चतुरेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय का स्थिति बंध संख्य गुना अधिक है। चौथा, असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय का स्थिति बंध संख्य गुना अधिक है। प्रश्न 7214, एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय में स्थिति बंध उत्तरोत्तर संख्य गुना अधिक होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला, एकेंद्रिय का सिर्फ काय योग से उत्कृष्ट स्थिति बंध 1 सागर। दूसरा, द्विंद्रिय का वचन योग मिलते ही उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 सागर। तीसरा, त्रिंद्रिय का घ्राणनिधि मिलते ही उत्कृष्ट स्थिति बंध 50 सागर। चौथा, चतुरेंद्रिय का चक्षुरेंद्रिय मिलते ही उत्कृष्ट स्थिति बंध 100 सागर। पांचवा, असंगी पंचेंद्रिय का श्रोतेंद्रिय मिलते ही उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सागर। संगी पंचेंद्रिय का मनोयोग मिलते ही उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। तक क्रमशः संख्या गुना का ही अंतर होता है। एक मन मिलते ही कितना अधिक कर्म बंद हो गया, कहाँ 1000 सागर और कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद। मन का दुरुपयोग भी होता है, मन का सदुपयोग भी होता है। 7215, क्या योग की अधिकता अवगाहना पर भी आधारित है? उत्तर नहीं, क्योंकि द्विंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना 12 योजन 48 गाउ है, जबकि इंद्रिय चौरेंद्रिय की क्रम से 3 गाउ 4 गाउ है। फिर भी द्विंद्रिय से इन दोनों का योग असंख्य गुना अधिक है। अतः छोटी काया वाले का योग अधिक भी हो सकता है। जैसे अंगुल के असंकेतम भाग की अवगाहना वाला संगी पंचेंद्र त्रियंच अति संक्लेश और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट प्रदेश बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध भी करता है। एक योजन इक्वल टू 4 गाउ 4 कोष। प्रश्न 7216, कर्म प्रकृति ग्रंथ से संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग की अल्पाभूत का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, असन्नी पंचेंद्र के उत्कृष्ट योग से अनुत्तर विमानवासी देवों का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। दूसरा, उससे 9 ग्रह के देवों का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। तीसरा, उससे युगलिक त्रियंच और युगलिक मनुष्य का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। चौथा, उससे आहारक शरीर का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना। पांचवा, उससे शेष देव मनुष्य तिर्यंच और नैरिक का उत्कृष्ट योग परस्पर तुल्य असंख्य गुना है। प्रश्न 7217, असन्नी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग से मंद कसाई अनुत्तर विमानवासी देवों का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना अधिक कब हो सकता है? उत्तर असन्नी पंचेंद्रिय से इन देवों का योग सामर्थ्य वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम अधिक होता है, इसलिए लोभ समुद्घात आदि किसी भी समय इनका उत्कृष्ट योग असंख्य गुना अधिक हो सकता है। प्रश्न 7218, युगलिक तिर्यंच युगलिक मनुष्य के उत्कृष्ट योग से आहारक शरीर का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना कब हो सकता है? उत्तर तीव्र गति से केवली भगवान के पास जाते समय हो सकता है। प्रश्न 7219, योगों के तारतम्य हानि विरुद्ध की अल्पाभूत से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उत्तर अपने योगों का नाप तोड़ करके हमें अपने शुभ योगों का विकास करते हुए अशुभ योगों के कंपनों के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कायोत्सर्ग आदि धार्मिक क्रियाओं से ही योग स्थिर एवं शुभ होते हैं और उन पर अंकुश रखने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, जिससे अयोगी अवस्था को शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न 7220, आवश्यक निवृत्ति गाथा 664 में योग कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर योग 2 प्रकार के कहे गए हैं।
द्रव्य योग और भाव योग। पहला मन वचन काया के योग द्रव्य योग है। दूसरा भाव योग दो प्रकार के हैं, सम्यक्त्वादी प्रशस्त भाव योग और मिथ्यात्वादी अप्रशस्त भाव योग। ज्ञातव्य बिंदु, सम्यक योग को कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न से उपमित किया गया है। ये चिंतामणि रत्न क्या करता है? जो अशुभ कर्मों का प्राचीन भंडार भरा हुआ रहता है उसे नष्ट कर देता है। आगे चालू करूं। समयोगी विषम योगी का टुकड़ा शतक 25 उद्देशक। पहला, पूर्वापूर्व संबंध, जीवन पर्यंत के जघन्य उत्कृष्ट योग के तारतम्य का कथन करने के पश्चात परभव में उत्पत्ति के समय के योग की समानता और विषमता का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 7221, बनते प्रथम समय उत्पन्न दो नैरिक समयोगी होते हैं या विषम योगी? उत्तर, गौतम, कदाचित समयोगी और कदाचित विषम योगी होते हैं। प्रश्न 7222, समयोगी और विषम योगी किसे कहते हैं? उत्तर, जिन जीवों के योग समान हो वह समयोगी और जिन जीवों के योग समान न हो वे विषम योगी कहलाते हैं। प्रश्न 7223, कौन से नैरिक उत्पत्ति के समय समयोगी कहलाते हैं? उत्तर, जो नैरिक ऋजु गति से आकर उत्पन्न होते हैं वे परस्पर समयोगी तुल्य योग वाले होते हैं, और जो नैरिक विग्रह गति में समान समय आहारक और अनारक अवस्था में रहकर उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर समयोगी होते हैं। जैसे दो जीव आ रहे हैं, दोनों दो समय के अनारक है तो दोनों का योग तुल्य है। एक समय अनारक रह रहे हैं तो भी दोनों का योग तुल्य है। दो जीव ऋजु गति से आ रहे हैं तो भी समयोगी है। प्रश्न 7224, उत्पन्न होते समय योग की विषमता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, मुख्य रूप से पूर्व की परिस्थिति यानी विग्रह गति में अनारक भाव और ऋजु गति पर योग की विषमता निर्भर करती है। प्रश्न 7225, कौन से नैरिक उत्पत्ति के समय विषम योगी कहलाते हैं? उत्तर, कोई नैरिक एक समय की विग्रह गति से, कोई दो समय की विग्रह गति से उत्पन्न होता है और कोई ऋजु गति से उत्पन्न होता है। ये सभी परस्पर विषम योगी होते हैं। प्रश्न 7226, जो नैरिक विग्रह गति में अनारक होकर नरक में उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा जो ऋजु गति से आकर उत्पन्न होता है उसका योग अधिक होता है। क्यों? उत्तर, ऋजु गति में निरंतर आहारक होने के कारण वह पुद्गल से उपचित होता है इसलिए उसका योग अधिक होता है, और विग्रह गति में अनारक होकर आने वाला आहार के पुद्गलों से अनुपचित होने के कारण हीन योग वाला होता है। प्रश्न 7227, उत्पत्ति के समय नैरिकों के योग में कितना अंतर होता है? उत्तर, चतुर-स्थान पतित अंतर होता है। पहला संख्येतम भाग हीनाधिक, दूसरा संख्येतम भाग हीनाधिक, तीसरा संख्य गुणा हीनाधिक, चौथा असंख्य गुणा हीनाधिक। नैरिक के समान ही शेष 23 वर्गणों में कहना चाहिए, इनका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। हाँ श्रेया जी, ये प्रश्न 7216, कर्म प्रकृति ग्रंथ से संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। हाँ। ये समझ में नहीं आया कुछ भी कि असंगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग से अनुत्तर विमानवासी देवों का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है। 7214 में पॉइंट नंबर 5 क्या है? असंगी पंचेंद्रिय, उससे संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा अधिक है ना, ये ऊपर दे दिया, सॉरी, असंगी पंचेंद्रिय से। 7213 में असंगी पंचेंद्रिय से संख्य पंचेंद्रिय, अच्छा स्थिति बंद अधिक है, अल्पभूत पीछे ही रह गई है। ये रहा 7207 पॉइंट 4 है, पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग है असंख्य गुणा, उससे पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का असंख्य गुणा। सबसे अधिक योग बताया ना पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का, तो अब संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग को कर्म प्रकृति में खोल रहे हैं।
आचार्य शिवम स्वरूप की है, कर्ण प्रकृति बंधन करण से खोल रहे हैं कि असंगी पंचेंद्रिय का जो उत्कृष्ट योग से, वहां शास्त्र में तो सिर्फ दे दिया है कि संगी पंचेंद्रिय का असंख्य गुना। यहाँ कर्म प्रकृति में इन्होंने ये बोल और खोले हैं कि असंगी पंचेंद्रिय से अनुत्तर विमानवासी का, फिर उसे नवग्रीवे का, फिर उसे युगली का, फिर आहारक शरीर, ऐसे खोला है। तो योग अनुत्तर विमानवासी में ज्यादा होना चाहिए उनकी अपेक्षा, तो इन्होंने नवग्रीवेक, फिर उसके बाद तो नवग्रीवे के देवों में चंचलता अधिक आ गई ना, उनपे गंभीरता अधिक, गुण अधिक है, तो योग अधिक हो गया, उत्तरोत्तर चंचलता बढ़ रही है। ठीक है, चंचलता के हिसाब से फिर समझ में आ गया। कौतूहल रहता है, चंचलता रहती है। अभी 10 मिनट है, वो वाला अगर कर्म प्रकृति का प्रश्न करो। हाँ बता, हाँ बोलो श्वेता। आंटी क्वेश्चन नंबर 7223.2। 7223, हाँ बोलो। जो नैरिक विग्रह गति में समान समय आहारक और अनाहारक अवस्था में रहकर उत्पन्न होते हैं, मतलब 3 समय की गति से हो रहा है, और अगर पहले समय में आहारक और दूसरे मतलब बाकी में अनाहारक है दूसरे समय में, वैसा समझना। पहले में दोनों अनाहारक होंगे, फिर दोनों अनाहारक होंगे। हाँ, जो समान अनाहारक, अगर पहले समय दोनों अनाहारक है, दोनों का समान, पहले समय दोनों आहारक है तो समान, तुल्य समय लेना सबका। और 7226 नहीं 5। हाँ बोलो। कोई नैरिक एक समय की विग्रह गति से, यहाँ विग्रह गति का मतलब मोड़ हो गया ना। हाँ हाँ, मतलब सिद्ध विग्रह गति, यहाँ सिद्ध एक मोड़, सॉरी, एक समय की विग्रह गति मतलब वो 2 मोड़ हो गए। हाँ, एक मोड़ हुआ ना, एक समय की विग्रह गति, तो मोड़ तो एक ही हुआ। हाँ, मोड़ एक मतलब, हाँ, विग्रह दो समय लगेंगे टाइमिंग, और मोड़ एक। मोड़ एक, ठीक, 2 में 3 समय 4 समय जो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ बोलिए श्री, हाँ बोलो श्वेता। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी ये वाले, ये जो 7226, प्रश्न नंबर 7226, इससे वैसे आपके वाली जो बात थी वो शायद इससे काफी क्लियर हो रही है। वो जो आपने बोला ना, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऋजु गति में निरंतर आहारक होने के कारण उद्गल से उपचित होता है, इसीलिए उसका योग अधिक होता है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो बात ठीक बैठ रही है। वैसे नहीं, कोई और अलग धारणा रही है होगी, कोई और विचारधारा होगी, पता नहीं, जो आप बोले ना वो थोड़ा। इससे मुझे लगा कि इससे काफी क्लियर हो रहा है कि आहार लेते योग ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आंटी जो रास्ते में जो वाटे बैठा होता है, तो उसमें तेजस कर्मन का योग होता है, उसके कारण कर्म पुद्गल को लेता है। हाँ, कार्बन का योग है ना, कार्बन का योग से पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। कर्म पुद्गल किससे ग्रहण कर रहे हैं? कार्बन शरीर नाम का। हाँ, मतलब योग तो उसमें एक ही है, कर्मन का योग ही है वाटे बैठे में, तो उसी से कर्म पुद्गलों को अट्रैक्ट कर रहा है। और आंटी उस समय भी वो अभवि से अनंत गुना सिद्धों का अनंतवां भाग ले रहा है, उससे कम लेने का सामर्थ्य ही नहीं जीव में। थैंक यू सो मच। जैसे हाथी में सामर्थ्य नहीं है सुई को उठाने का ना, जी जी छोटे जी, तो उससे छोटे स्कंदों को जीव ग्रहण नहीं करता। चाहे आनापान के ले रहा है, शरीर के ले रहा है, भाषा मन जिनके भी ले रहा है, सबके इसी प्रमाण ले रहा है भविष्य अगर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। आंटी सॉरी, एक रह गया था कि जो सेकंड समय अनारक होगा तो जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होने के कारण तो आंटी योग नहीं बढ़ रहा है, परिस्पंदन तो बढ़ जाएगा ना दूसरे समय में। अब पता नहीं, मरासस को पूछा लो भाई, हमारे पास पहले तुम यही कहते थे दूसरा समय अनारक है तो उसका योग मंद है। अभी चेंज हुआ होगा ना, इसीलिए कटाया हुआ था पूरा। जब नई आगम स्तोक मंजूषा में संशोधन चल रहा था ना, उस समय मरासा ने कटा दिया था उपाध्याय प्रवर ने। हाँ वो एक बार पढ़ो 42 पुण्य प्रकृतियां। हाँ बोलो। आंटी वो रीना जी ने लिख के दिया कि वो जो 89 है वो 148 प्रकृति से काउंट करने पे होता है, और 120 प्रकृति से काउंट करने पे 84 और 42 होता है। हाँ, 148 से तो करते ही नहीं है ना, कर्म ग्रंथ में 120 से हाँ, तो रीना जी ने कहा कि वो शायद 148 से किए होंगे, देखकर 89 आया होगा। हाँ, श्रेया हाँ, मेरा 148 से करा हुआ है। हाँ, तब ठीक है। ठीक है, इसके अब किसी के प्रश्न नहीं है तो हाँ बोलिए। श्रेया जी मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ इसका 189 का 148 से। हाँ, और हम लोगों ने 120 से लिखा हुआ है ना, इसलिए वो वैसे ध्यान। ठीक बात।
आंटी 120 से फिर कितनी कितनी होगी? 82 और 42 तो नहीं होगा ना, ज्यादा होगी। 124 हो जाएगा ना। तो वर्णगंध रस स्पर्श को दोनों में ले लेते हैं ना, वो शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, इसलिए ले लिया। तो 82 पाप प्रकृति और 42 पुण्य प्रकृति। वर्णगंध रस स्पर्श 4 प्रकृतियां शुभ भी होती है ना, हाँ, इसमें भी ले ली उसमें भी ले ली। कांता भी पढ़िए। 15 योगों की अल्पाबोध का थोपड़ा, शतक 25 उद्देशक 1, पूर्वापुर संबंध। उत्पत्ति के समय के योग की समानता और विषमता का कथन करने के पश्चात 15 योगों की तुल्यता और अतुल्यता का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 7228 बनते योग कितने प्रकार के हैं? उत्तर गौतम योग 15 प्रकार के हैं, यथा सत्य मन योग, मृषा मन योग, सत्य मृषा मन योग, असत्य मृषा मन योग, सत्य वचन योग, मृषा वचन योग, सत्य मृषा वचन योग, असत्य मृषा वचन योग, औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र शरीर का योग, वैक्रिय शरीर का योग, वैक्रिय मिश्र शरीर का योग, आहारक शरीर का योग, आहारक मिश्र शरीर का योग और कार्बन शरीर का योग। इन 15 के निमित्त से योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए योग 15 प्रकार के हैं। प्रश्न 7229 संसारी जीवों में सर्वप्रथम काय योग तत्पश्चात वचन योग का विकास होता है तथा मन योग तो सिर्फ संगी जीवों में ही होता है, तो इसी क्रम से योगों का कथन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर आगम में मन, वचन, काया के क्रम से ही योग का कथन किया गया है। इसके निम्नोक्त कारण होने की संभावना है, यथा पहला मन योग की प्रधानता बताने के लिए कि संगी जीव ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। दूसरा पश्चानुपूर्वी से मन, वचन, काया के कर्म का कथन है। और तीसरा अयोगी अवस्था प्राप्त करने के पूर्व जीव सर्वप्रथम मन योग, फिर वचन योग और फिर अंत में काय योग का निरोध करता है। प्रश्न 7230 मन योग के उत्तर वेदों का यह क्रम क्यों है? पहला सत्य मन योग मुख्य प्रधान है, इसलिए सर्वप्रथम इसका कथन किया गया है। तत्पश्चात सत्य के विपरीत होने से असत्य मनोयोग का, तदंतर सत्य और असत्य से मिश्रित होने से सत्य मृषा का, और अंत में वस्तु की स्थापना करने हेतु अर्थात मात्र स्वरूप का बोध कराने वाले असत्य मृषा मनोयोग का कथन किया गया है। इसी प्रकार से वचन योग के वेदों के क्रम के लिए भी समझना चाहिए। प्रश्न 7231 काय योग में सर्वप्रथम औदारिक शरीर काय योग का कथन क्यों किया गया है? उत्तर औदारिक शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन होने से वैक्रिय और आहारक शरीर से श्रेष्ठ है एवं लब्धि जन्य वैक्रिय और आहारक शरीर का आधार होने के कारण भी औदारिक शरीर काय योग का सर्वप्रथम कथन किया गया है। 7232 कार्बन शरीर काय योग का कथन अंत में क्यों किया गया है? उत्तर कार्बन शरीर काय योग के अंत होने पर संसार का अंत हो जाता है, यह बताने के लिए सबसे अंत में कार्बन शरीर काय योग का कथन किया गया है। प्रश्न 7233 कार्बन शरीर काय योग से क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर कार्बन शरीर काय योग से कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है। पहले से 13 जीव स्थान तक के जीवों में आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाओं में कार्बन काय योग की प्रवृत्ति रहती है। प्रश्न 7234 बनते 15 प्रकार के योगों में कौन से योग जघन्य, उत्कृष्ट रूप से अल्प, बहुत तथा तुल्य है? उत्तर गौतम पहला कार्बन शरीर का जघन्य का योग सबसे अल्प है,
दूसरा, उससे औदारिक मिश्र का जगन्य योग असंख्य गुणा है। तीसरा, उससे वैक्र मिश्र का जगन्य योग असंख्य गुणा है। चौथा, उससे औदारिक शरीर का जगन्य योग असंख्य गुणा है। पांचवा, उससे वैक्र शरीर का जगन्य योग असंख्य गुणा है। छठा, उससे कार्बन शरीर का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है। सातवां, उससे आहारक मिश्र का जगन्य योग असंख्य गुणा है। आठवां, उससे आहारक मिश्र का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है। नौवां, दसवां, उससे औदारिक मिश्र और वैक्र मिश्र का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है और परस्पर तुल्य है। 11वां, उससे असत्य मृषा मनोयोग का जगन्य योग असंख्य गुणा है। 12वां, उससे आहारक शरीर का जगन्य योग असंख्य गुणा है। 13 से 19, उससे 3 प्रकार के मन योग और 4 प्रकार के वचन योग, इन 7 के जगन्य योग असंख्य गुणा है और परस्पर तुल्य है। 20वां, उससे आहारक शरीर का उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है। 21 से 30, उससे औदारिक शरीर, वैक्र शरीर, 4 प्रकार के मन योग और 4 प्रकार के वचन योग, इन 10 के उत्कृष्ट योग असंख्य गुणा है और परस्पर तुल्य है। नोट, युगों की अल्पबोध का स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। सेवम भंते, सेवम भंते। आंटी जय कृपा श्री की भक्ति। हाँ।